हेलो एवरीवन, वेलकम टू द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस एनालिसिस ऑफ द डे। आज है दिसंबर 28, 2022। ये डेली एडिशन हम कवर कर रहे हैं और इंडियन एक्सप्रेस में हम इकोनॉमी, एक्सप्लेन सेक्शन और एडिटोरियल लेते हैं, तो जिससे आपका एक कंप्लीट कवरेज हो जाता है दोनों न्यूज़पेपर्स का। और ये इकलौता चैनल है जो दोनों न्यूज़पेपर इन्हें ट्रू सेंस कवर करता है, मतलब जो भी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है सारी कवर होती है एक ही साथ। तो 28 दिसंबर को क्या हुआ था हिस्ट्री में? इंडियन नेशनल कांग्रेस का फर्स्ट सेशन 1885 में बॉम्बे में हुआ था, हेडेड बाय द चेयरमैनशिप ऑफ WC बनर्जी। पहले ये पुणे में होने वाला था, लेकिन पुणे में प्लेग हो गया, प्लेग की वजह से शिफ्ट करना पड़ा बॉम्बे में। 72 डेलीगेट्स थे फर्स्ट सेशन में, ठीक है। लेकिन अब ये पुरानी बात हो गई कि अभी ऐसे क्वेश्चन आते थे स्टेट PSC या फिर UPSC में। अब लेकिन अभी लास्ट सेशन जो होते हैं INC के, जो लास्ट सेशन है प्री इंडिपेंडेंस पोस्ट इंडिपेंडेंस, वहां से क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो लास्ट सेशन प्री इंडिपेंडेंस था मेरठ में, ठीक है। मेरठ में हुआ था ये 1946 अंडर चेयरमैनशिप ऑफ JB कृपलानी। चलिए बैक टू द न्यूज। तो पहली खबर है आज की, स्टेट्स टेस्ट कोविड यूनिट्स टू रिव्यू प्रिपेयर्डनेस। तो प्रिपेयर्डनेस जो सारे स्टेट्स की है, कैसे अगर वेव आएगी कोरोना की नेक्स्ट तो कैसे हम उसे हैंडल करेंगे, इसके बारे में हर जगह हलचल है। तो उसी सिलसिले में ये चीज़ें हो रही हैं कि सारे जो स्टेट्स हैं वो अपनी अवेलेबिलिटी ऑफ हॉस्पिटल बेड्स, ऑक्सीजन, वेंटिलेटर सपोर्ट देख रहे हैं, क्योंकि डेल्टा वेरिएंट जब हुआ था सेकेंड कोविड जो वेव थी, उसमें ऑक्सीजन सिलेंडर की बहुत कमी हो गई थी और बहुत सारी डेथ्स इसकी वजह से रिकॉर्ड की गई। फिर है नेसल वैक्सीन टू कॉस्ट 800 इन प्राइवेट सेंटर्स। तो इनकोवैक अभी हमने देखा कि भारत बायोटेक हैदराबाद उसने बनाया है पहली नेसल वैक्सीन, जो नाक से इसको आप इनटेक कर सकते हैं। तो 800 रुपये मिलेंगे प्राइवेट जो हॉस्पिटल्स हैं, फैसिलिटीज़ हैं, हेल्थ केयर फैसिलिटीज़, वहाँ 800 रुपये में, और गवर्नमेंट फैसिलिटीज़ में 325 रुपीज़ का रेट तय हुआ है। नेक्स्ट न्यूज़ है, ओडिशा ऑर्डर CID प्रोब इनटू डेथ ऑफ पुतिन क्रिटिक। जो प्रेसिडेंट पुतिन है रशिया के, उनके क्रिटिक यानी अपोजिशन लीडर ओडिशा आए थे टूरिस्ट बनकर वहाँ घूमने फिरने, और उनकी मिस्टीरियस सर्कमस्टांसेस में डेथ हो जाती है। तो ओडिशा गवर्नमेंट हैज़ ऑर्डर CID प्रोब कि भाई पता लगाने की भाई सच्चाई है क्या। और ओडिशा ये नाम आपने देखा है, ये लिखा हुआ है, तो पहले ये ओडिशा हुआ करता था, ओडिशा। तो आपको ये पता लगाना है कि किस अमेंडमेंट के तहत, किस कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के तहत ओडिशा का नाम ओडिशा हुआ था। और ऐसा नहीं कि बहुत पुराना अमेंडमेंट है, ये 90s, जो 95, 96, 97 के आसपास का अमेंडमेंट है। और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है एग्जाम के लिए, तो आज ही पता कर लें आप। ये देखिए, एक न्यूज़ ये है कि विल बुक प्रज्ञा, साध्वी प्रज्ञा, ओनली इफ एनीवन फाइल्स कंप्लेंट। ये हेट स्पीच से रिलेटेड मामला है। हेट स्पीच कैसे पोलराइज किया जाता है पॉपुलेशन को, ठीक है, एक दूसरे कम्युनिटी के खिलाफ नफरत के बीज बोए जाते हैं, और ये बहुत नेगेटिव फैक्टर है किसी इलेक्शन से पहले। तो ऐसी चीज़ों को रोकने के लिए कोई स्ट्रिक्ट लॉ है नहीं हमारे पास, है ना। वही सेक्शन 295A वगैरह है IPC में, लेकिन पुलिस का कहना है कि जब तक हमें कोई FIR लिख के नहीं देगा तब तक हम उस पर एक्शन नहीं लेंगे। तो आप सजेशन जब भी हो हेट स्पीच का, तो उसमें ये सजेशन दे सकते हैं कि सुमोटो एक्शन की व्यवस्था होनी चाहिए, कि पुलिस अथॉरिटीज़ हैं फॉर द सेक ऑफ गुड ऑफ सोसाइटी, फॉर द सेक ऑफ प्रोटेक्टिंग रूल ऑफ लॉ, उनको सुमोटो पावर होने चाहिए टू बुक एनीवन अंडर हेट स्पीच। हेट स्पीच को इतना स्ट्रिंजेंट बना देना चाहिए कि ऐसी चीज़ें ना हो। नेक्स्ट है, महाराष्ट्र हाउस पासेस रेजोल्यूशन ऑन कर्नाटका विलेजेस। अब वही है, जैसे कॉम्पिटिंग इररिस्पॉन्सिबिलिटी की जैसे हम बात करते हैं, तो यही इसका एग्जाम्पल है कि दोनों ही, चाहे महाराष्ट्र हो चाहे कर्नाटका हो, ये जो बॉर्डर डिस्प्यूट है बेलगावी को लेकर, ठीक है, उसे पीसफुली
ये तो खैर पीसफुल मेजर है, लेकिन इसकी भी ज़रूरत नहीं थी जब मामला सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी है। तो महाराष्ट्र हाउस जो वहाँ की असेंबली है उसने एक रेजोल्यूशन पास किया है, ये हमारे जो कर्नाटका विलेजेस बिलोंग टू महाराष्ट्र, ये सब चीज़ें अब फिर कर्नाटक तरफ से कुछ ऐसा होगा और बेचारी जनता इमोशनली अटैच हो जाती है और फिर वायलेंट एक्टिविटीज़ होती है। Allahabad High Court tells UP government to hold civic polls without OBC रिजर्वेशन। ओबीसी रिजर्वेशन को लेके बहुत सारे स्टेट्स में, चाहे यूपी हो, चाहे एमपी हो, चाहे सीजी ही क्यों ना हो, राजस्थान, यहाँ पर बहुत वोट बैंक पॉलिटिक्स हो रही है। और ये ओबीसी रिजर्वेशन देना था यूपी में, जो वहाँ के जो लोकल सिविक पोल्स हैं उसमें मामला हाई कोर्ट में गया और हाई कोर्ट ने कहा, इलाहाबाद हाई कोर्ट ने, कि भाई आप कर सकते हो सिविक पोल्स लेकिन ओबीसी रिजर्वेशन के बिना। तो वहाँ जो गवर्नमेंट है उन्होंने कहा नहीं, हम तो रिजर्वेशन देने के बाद ही ये सिविक पोल्स कराएंगे। तो एमपी में ऐसा ही हाल है, ओबीसी रिजर्वेशन की वजह से जो एमपी पीएससी की जो वैकेंसीज हैं वो फिल नहीं हो पा रही हैं, एग्ज़ाम बस होती हैं एमपी में, उसके रिजल्ट नहीं आ पा रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये रिजर्वेशन बच्चों के भविष्य के साथ एक तरह से खिलवाड़ हो रहा है मध्य प्रदेश में, लेकिन क्या कर सकते हैं, वोट बैंक है, पॉलिटिक्स है। टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट में इंपॉर्टेंट न्यूज़ ये है, डिक्लाइन इन GNPAs ऑफ कंट्रीज बैंक्स सेज आरबीआई। आरबीआई का कहना है कि 5.8% डिक्लाइन देखा गया जो इंडियन बैंक्स हैं उनकी ग्रॉस नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स में। नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स क्या होते हैं? एनपीएज, जो एसेट 90 डेज या उससे ऊपर आपने किसी को लोन दिया है और उसका प्रीमियम नहीं आ पा रहा है या ओरिजिनल अमाउंट नहीं लौट रहा है तो वो एनपीए डिक्लेयर किया जाता है बैंक के द्वारा, मतलब लॉस डिक्लेयर किया जाता है। लेकिन ये डिक्लाइन जो हुआ है अच्छी बात है इकोनॉमी के लिए, ऐसा फाइनेंस मिनिस्टर ने भी कुछ दिन पहले अनाउंस किया था और ये ऑफिशियल डेटा और आया है आरबीआई की तरफ से। तो अच्छी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत सारे मेजर्स लिए थे। एनपीएस की वजह से लोन्स डिसबर्समेंट नहीं हो पाता है बैंक्स के द्वारा और इन्वेस्टमेंट या ग्रोथ नहीं होती है, तो एनपीए रिड्यूस करना वाज अ मेजर टास्क और उसमें सफलता पाई गई। लेकिन उसका दूसरा पहलू ये भी है कि एनपीएस राइट ऑफ करने की वजह से आ रहे हैं, राइट ऑफ कर देते हैं बैंक्स। राइट ऑफ का मतलब कि जो उनके बस का नहीं होता है एनपीए, वो दे देते हैं एआरसीज को, एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनीज, की आप भाई कलेक्ट करें पैसा, और वो अपने रिकॉर्ड से ये एनपीए शो नहीं करते। इस वजह से ये ओवरऑल जो उनका अकाउंट है, बुक्स हैं, उसमें ये रिफ्लेक्ट नहीं होता। तो ये भी दूसरा जो पहलू मैंने बताया राइट ऑफ का सीरियस है, उसे इग्नोर नहीं किया जा सकता। फिर है रोहिंग्या मुस्लिम डाइज इन ओपन सी वाइल ऑन देयर वे टू इंडोनेशिया। हमने तो 3 दिन पहले मैप में स्टडी किया था कि म्यांमार है कहाँ, वहाँ पे जो राखीने प्रोविंस है वहाँ रोहिंग्या मुस्लिम थे और अभी भी हैं, लेकिन वो लोग पलायन कर रहे हैं, वहाँ से माइग्रेट कर रहे हैं जस्ट बिकॉज वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है इतनी अच्छी नहीं है। बुद्धिस्ट डोमिनेटेड कंट्री है और बुद्धिस्ट तो शांति प्रिय होते हैं, लेकिन फिर भी वहाँ क्लैशेस हो रहे हैं और वो माइनॉरिटीज़ रोहिंग्या अब देश छोड़कर जा रहे हैं। तो रास्ते में ये बड़ी बड़ी यात्राएं करते हैं, ऑस्ट्रेलिया तक चले जाते हैं ये। तो इंडोनेशिया जाने से पहले कुछ लोगों की डेथ हो गई है, ठीक है। 26 नंबर ऑफ मुस्लिम्स हैव डाइड ओपन सी। तो ये एक ह्यूमन राइट्स का इशू है, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स, इंटरनेशनल माइग्रेशन इंपॉर्टेंट है। इंडियाज बिड टू बीट सर्वाइकल कैंसर। अभी हाल ही में एक इंडिजिनस, मतलब हमारे कंट्री के द्वारा ही प्रोड्यूस किया हुआ एचपीवी वैक्सीन सर्वावैक लॉन्च की गई, जो 99.9% इफेक्टिव है। और ये किस लिए थी? ह्यूमन पेपिलोमा वायरस विच लीड्स टू सर्वाइकल कैंसर। सर्वाइकल कैंसर जो होता है, सर्वाइकल मतलब लोअर एब्डोमेन, लोअर यूटेरस एरिया में, वेजाइनल एरिया से जो वायरस एंटर होता है और उससे ये नुकसान पहुंचाता है, वहाँ का ये कैंसर प्रोड्यूस करता है ये वायरस, एचपीवी वायरस। ये डीएनए वायरस है, ठीक है, आपको ये भी ध्यान रखना है। प्रीलिम में क्वेश्चन फ्रेम होगा तो यहाँ से हो सकता है
कि HPV वायरस RNA है या DNA, और मैं ये इसलिए बता रहा हूँ कि जो कोविड वाला वायरस है, कोविड का वायरस कौन सा है, ये है SARS-CoV-2 नोवल कोरोना वायरस। ये है RNA वायरस, RNA, ठीक। और ये HPV टॉपिक इन कंसर्न, ये DNA वायरस है। तो DNA वायरस, RNA वायरस में कौन कौन सी बीमारियां आती हैं, ये भी आपको देखना है। थोड़ा सा बैकग्राउंड, ये थोड़ा सा जिस्ट देख लेते हैं। सर्वाइकल कैंसर इज कॉज्ड बाय इन्फेक्शन विद द ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, ठीक, जैसे हमने बताया। और इंडिया अकाउंट्स फॉर 21% ऑफ केसेस और 23% ऑफ डेथ्स ऑकरिंग इन द वर्ल्ड, तो बहुत ज़्यादा है ये। और कौन कौन सी गर्ल्स कवर हैं इसमें, 9 to 14 ईयर ओल्ड, 9 to 14 ईयर ओल्ड गर्ल्स आर बीइंग कवर्ड, उन्हें वैक्सीनेशन दिया जा रहा है। फिर व्हाट इज कैग ऑडिट रिपोर्ट ऑन आसाम्स NRC। आसाम में एक पॉपुलेशन रजिस्टर, जिसे नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स को अपडेट करने के लिए एक्सरसाइज हुई थी। प्रतीक हजेला जो थे IAS ऑफिसर फ्रॉम MP काडर, उन्हें अपॉइंट किया गया था आसाम की इस एक्सरसाइज में कि आप जाएं और इसकी देखरेख करें। और इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां पाई गई, कैग की रिपोर्ट में ये मेंशन हुआ, जिन्होंने DRDO के खिलाफ तो नहीं, बट उससे रिलेटेड एक रिपोर्ट दी थी कि भाई किससे कैसे इनएफिशिएंट ऑर्गेनाइजेशन ये होता जा रहा है, टाइम पे प्रोजेक्ट नहीं डिलीवर कर पाते हैं, तो कैग की रिपोर्ट्स इंपॉर्टेंट हो जाती है। और जो कोल स्कैम हो, ठीक, चाहे 2G स्पेक्ट्रम घोटाला हो, ये कैग की रिपोर्ट से बहुत ज़्यादा हमें एज ए सिटीज़न एम्पावरमेंट होता है। तो कैग भी यहाँ पर इम्पॉर्टेंट है, और आसाम के NRC एक्सरसाइज जिसके बारे में बात हो रही है वो भी इम्पॉर्टेंट है इस न्यूज़ से। तो वहाँ जो गड़बड़ियाँ पाई गई, सो कैग ने कहा है कि कार्रवाई होनी चाहिए प्रतीक हजेला के ऊपर। बस इसका बैकग्राउंड इतना ही है कि बांग्लादेश जो वॉर हुआ था 1971 में, और अब बांग्लादेश जो इंडिपेंडेंट हुआ था एज ए नेशन, तो वहाँ से बहुत सारे लीगल माइग्रेंट्स आसाम आ गए और वो गए नहीं वापस। तो इसकी वजह से डेमोग्राफिक चेंज बहुत आए। तो बार बार मांग उठ रही थी आसाम की तरफ से कि भाई ऐसी एक्सरसाइज होनी चाहिए, और बीजेपी गवर्नमेंट इन पावर अप्रूव्ड इट। सुप्रीम कोर्ट ने भी जो है डायरेक्शन इशू किया सेंटर को और स्टेट को कि इनिशिएट करो ऐसी एक्सरसाइज आसाम में। जो 1951 जो रजिस्टर है, नेशनल रजिस्टर ऑफ सिटीजन्स NRC, ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के अंदर, तो उसको अपडेट करने के डायरेक्शन दिया। और ये फाइनल लिस्ट जो है 2019 में हुई, बहुत सारे ओमिशन और इंक्लूजन बहुत सारे आए इसमें, एक्सक्लूजन भी बहुत लोगों का हुआ जो डिजर्व करते थे। तो थोड़ा सा गड़बड़ी इसमें पाई गई, डिस्क्रिपेंसी थी पूरे डेटा में, और उसी सिलसिले में कैग की रिपोर्ट थी। ये न्यूज़ है केरला से कि केरला गवर्नर इज एक्सप्लोरिंग ऑप्शन ऑफ सेंडिंग यूनिवर्सिटी बिल टू प्रेसिडेंट। और जैसे मैंने उस टाइम ही कह दिया था कि भाई ये जो बिल लेकर आई है केरला गवर्नमेंट, कि गवर्नर को ही चांसलर पद से हटाया जा रहा है, क्योंकि गवर्नर के पास ये अथॉरिटी है वाइस चांसलर को अपॉइंट करने की, और वाइस चांसलर स्टेट गवर्नमेंट के सजेशन के द्वारा अपॉइंट किया जाता है जो गवर्नर करते हैं। तो आरिफ मोहम्मद खान ने जो स्टेट्स की रिकमेंडेशन थी स्टेट गवर्नमेंट्स की, उसको नहीं मानते हुए 14 यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर अप्रूव नहीं किए, रद्द कर दिया उनका अपॉइंटमेंट। तो थोड़ा सा एक्रोमेनियस रिलेशन हो गया दोनों स्टेट गवर्नमेंट और गवर्नर के बीच में, काफ़ी दिन तक चला। केरला गवर्नमेंट फिर लेकर आई एक बिल कि गवर्नर को ही हटा देते हैं इस वाइस चांसलर्स के पद से। तो मैंने उसी टाइम कह दिया था इतना आसान नहीं है, ये गवर्नर से अप्रूव ही नहीं करेंगे तो ये पास कैसे होगा। अब वही हो रहा है कि दे आर एक्सप्लोरिंग द ऑप्शन, उनके काउंसलर ने बताया है, ठीक है, कि गवर्नर अब इसे प्रेसिडेंट के पास भेज सकते हैं इस बिल को। और ये मुल्ला पेरियर डैम हमेशा न्यूज़ में बना ही रहता है, बहुत पुराना इशू है ये। सेंटर स्टेट रिलेशन की जब बात करते हैं तो ये इशू भी रिफ्लेक्ट होता है बार बार कि कैसे तमिलनाडु और केरला के बीच में ये टसल है। ये बहुत पुराना, 100 साल पुराना ये डैम है। और तमिलनाडु का, जैसे ये है ना, ये टिप ऑफ इंडिया, ये केरला हो गया और ये तमिलनाडु, तो यहाँ पर है ये, इस जगह पर डैम बना हुआ है पेरियार रिवर पर। और सुप्रीम कोर्ट ने भी हस्तक्षेप किया, उन्होंने कमेटी बनाई। तो मैंने ये अक्सर कहा है कि जब भी
सुप्रीम कोर्ट इन्वॉल्व होता है, मतलब लीगल इश्यूज को लीगल तरीके से सॉल्व किया जाता है, तो उसकी भी लिमिटेशन होती है। कुछ देर के लिए आपको ये सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन जब तक स्टेट गवर्नमेंट्स और लोग अंडरस्टैंडिंग उनकी ब्रॉड नहीं होगी, ऐसे सिचुएशंस, ऐसे इश्यूज सॉल्व होना बहुत मुश्किल होता है। तो यहाँ पे वही हो रहा है कि 142 जो फिट है, सुप्रीम कोर्ट ने तय किया था कि जो हाइट है डैम की, मुल्लापेरिया डैम की, वो इतनी रहनी चाहिए। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि भाई बार बार ये कहती रहती है कि इसकी हाइट जो है, पानी का जो लेवल है 142 के नीचे ही रखो, इतना भी मत रखो। और तमिलनाडु कहता है अरे 142 बहुत कम है और ऊपर जाना चाहिए, लेकिन 142 में बात है, सुप्रीम कोर्ट ने भी जो फैसला दिया था 142 ही दिया था। केरला गवर्नमेंट का कहना है कि भाई अगर फूट गया ये डैम तो नुकसान तो हमारा हो गया, और अगर आप ज़्यादा रेस करोगे, पानी को ज़्यादा स्टोर करोगे, तो हमारे पास क्या बचेगा पानी, फिर हमारे पास सिंचाई के लिए, यूटिलिटी के लिए पानी अवेलेबल नहीं होगा। तमिलनाडु का कहना है कि नहीं, 142 बहुत ज़रूरी रिक्वायरमेंट है, कम से कम हम तो उससे ऊपर ही चाहते हैं, हमारे पास पानी वगैरह जो स्टोर हो वो कम से कम इतना तो हो। तो यही इशू चलता रहता है। फिर ये न्यूज़ है, सेंटर साइंस पीस पैक्ट विथ नागा आर्म्ड ग्रुप नॉर्थ ईस्ट में। ये जैसे नॉर्थ ईस्ट हो गया आपका, ठीक, यहाँ पर ये पूरा एरिया है जो अक्रॉस द स्टेट, कुछ अरुणाचल प्रदेश का हिस्सा, कुछ नागालैंड, कुछ मणिपुर और कुछ मिजोरम, ये ट्राइबल्स हैं, नागा ट्राइब्स कहलाती हैं ये, बहुत सारी ट्राइब्स, और ये मिल के वहाँ पे जो फाइटर्स हैं, उनके जो लीडर्स हैं, आर्म्ड रिबेलियन जो कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये पूरा एरिया इंडिपेंडेंट होना चाहिए और नागालिम नाम का एक स्टेट डिक्लेयर होना चाहिए। पहले तो उनकी मांग थी कि इंडिपेंडेंट कंट्री बनाने की, ठीक है, और ये बहुत पुरानी इंसर्जेंसी है, बीच बीच में बात भी होती रहती है, बहुत सारे फैक्शन हैं, और NSCN नेशनल सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागालैंड भी एक फॉर्म हुई थी ऑर्गेनाइजेशन। इंटरनल सिक्योरिटी पढ़ते हैं नॉर्थ ईस्ट इंसर्जेंसी की, तो ये सब बहुत प्रोमिनेंट नाम हो जाते हैं। तो उन्हीं में से एक ज़ेलियांग्रोंग यूनाइटेड फ्रंट है, जिसके साथ गवर्नमेंट ने बात की है, मणिपुर गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट ने, और उन्होंने पीस पैक्ट, शांति समझौता पे हस्ताक्षर किए हैं। अब ये न्यूज़ है, पार्लियामेंट्री पैनल पुल्स अप गवर्नमेंट फॉर फेलियर टू क्रिएट टूरिज्म काउंसिल। ये वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट न्यूज़ ऑफ द डे कि टूरिज्म इंडस्ट्री जो है पोस्ट पैंडेमिक रिवाइवल उसका हो, इस सिलसिले में पार्लियामेंट्री पैनल ने रिकमेंडेशंस दी हैं। उन्होंने कहा है कि भाई टूरिज्म सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा स्टेट्स क्यों नहीं दे रहे हैं, ये उनकी फेलियर है। क्या है, इंडस्ट्री का जब टैग दे देती है स्टेट गवर्नमेंट तो उन्हें इंसेंटिव्स भी मिल जाते हैं, लेकिन कुछ ही स्टेट्स हैं, जैसे ओनली 8 स्टेट्स आर देयर, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, जिन्होंने ऐसा किया हुआ है। सारे स्टेट्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे हैं? रिकमेंडेशन दिया पार्लियामेंट्री पैनल, ठीक है, पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी है ये ऑन ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म एंड कल्चर पे, उन्होंने सजेशन दिया, और फिर ये भी कहा कि जो करंटली टूर एंड ट्रैवल टूरिज्म जो है वो स्टेट्स लिस्ट में आता है, उसे कॉन्करेंट लिस्ट में डालना चाहिए, लिस्ट नंबर 3, क्योंकि स्टेट्स इतने ज़्यादा प्रोएक्टिव नहीं है। कॉन्करेंट लिस्ट में आएगा तो सेंट्रल गवर्नमेंट भी इसमें व्यापक तौर पर एक लॉ बना सकती है, और दोनों ही मिलके, सेंटर और स्टेट, इसके विकास की ओर ध्यान दे सकते हैं। तो ये हेडलाइन में ही सब कुछ क्लियर हो गया है, और ये इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन है। अब ये एक न्यूज़ है, शुगर केन फार्मर्स टू होल्ड प्रोटेस्ट सीकिंग MSP हाइक। तो थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है यहाँ पर, यह हरियाणा में हो रहा है प्रोटेस्ट, स्टेट वाइड प्रोटेस्ट है, लोकल प्रोटेस्ट है स्टेट के अंदर, कि वहाँ के जो फार्मर्स है वो खुश नहीं है, मिल ओनर्स भी खुश नहीं है, उनके जो प्राइस गवर्नमेंट देती है, सपोर्ट देती है, उसको बढ़ाना चाहिए, वो कह रहे हैं ऐसा। लेकिन MSP पे थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है कि नॉर्मली जब आप GS पढ़ते हैं तो आप पढ़ते हैं कि फेयर एंड रिम्यूनरेटिव प्राइस, FRP दिया जाता है शुगर केन को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, और MSP दिया जाता है नॉर्मल जो क्रॉप्स हैं, 23 क्रॉप्स आती है एक्सेप्ट शुगर केन, लाइक वीट, पैडी, उस पर MSP दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, जो सोविंग सीजन से पहले
अनाउंस करती है गवर्नमेंट कि भाई ये प्रोडक्शन होगा तो गवर्नमेंट इतने इतने रेट पे खरीद लेगी, मार्केट में अगर रेट नहीं मिलता है तो आप हमारे पास लेके आ सकते हैं। लेकिन शुगर केन में एफआरपी दिया जाता है, लेकिन न्यूज़ में ये एमएसपी की बात हो रही है। तो थोड़ा सा डिफरेंस समझ लें, ये एमएसपी ये हरियाणा में लोकल बात है और ये एफआरपी जो सेंट्रल गवर्नमेंट अनाउंस करती है वो होता है। ठीक, तो ये क्लैरिटी होनी चाहिए थोड़ा। वर्ल्ड अफेयर्स में नो मर्सी फॉर होस्टाइल प्रोटेस्ट सेज ईरान रईसी। जो प्रेसिडेंट है इब्राहिम रईसी, वो कह रहे हैं कोई दया भावना नहीं, कोई मर्सी नहीं जो प्रोटेस्ट किया जा रहा है माशा अमीनी की डेथ के बाद जो स्पार्क हुआ पूरे कंट्री में, और वो चाह रहे हैं कि रिजीम थोड़ा सा मॉडरेट हो और उनको राइट्स ग्रांट किए जाएं, और एंटी वुमेन रिजीम भी देखा जाता है इसे। तो उन्होंने कहा कि भाई हम इसमें कोई समझौता नहीं करेंगे। ताइवान एक्सटेंड्स मैंडेटरी मिलिट्री सर्विस टू 1 ईयर साइटिंग थ्रेट्स फ्रॉम चाइना। कल ही हमने देखा ताइवान कहाँ है, और ताइवान के बारे में हमें एक चीज़ समझ के में आई कि भाई वहाँ से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पास होता है, तो ये इंपॉर्टेंट जगह है, प्रीलिम में आ सकता है। ठीक, और हेनन प्रोविंस उसके बगल में है, तो उसमें कंफ्यूजन ना नहीं होना चाहिए। ताइवान थोड़ा इधर है नॉर्थ ईस्ट तरफ, हेनन के, ना कि चाइना के। चाइना के तो ये साउथ ईस्ट पे आएगा। तो उन्होंने मैंडेटरी कर दिया मिलिट्री सर्विस 1 साल के लिए, क्योंकि चाइना से उनको थ्रेट है। उन्हें लगता है कि चाइना कभी भी मिलिट्री कार्रवाई कर सकता है उनके ऊपर। ठीक, ये न्यूज़ ताइवान से थी। ये वही न्यूज़ है बिजनेस में कि बैंक बैलेंसेस शीट्स सी डबल डिजिट ग्रोथ इन फाइनेंशियल ईयर 2020 आफ्टर 7 ईयर गैप। आरबीआई की रिपोर्ट है, एनपीए से ही रिलेटेड है कि कैसे लॉस में चल रही थी स्टेट के जो पब्लिक सेक्टर बैंक है, लेकिन अब उनमें सुधार आ रहा है, डबल डिजिट ग्रोथ उनकी बैलेंस शीट में देखा गया। तो इसी बैलेंस शीट की मैं बात कर रहा था कि जब एनपीए रिड्यूस हुआ है ना, जीएनपीए ग्रॉस नेट परफॉर्मिंग एसेट जो रिड्यूस हुआ है, उसमें जब ये बैलेंस शीट में राइट ऑफ कर देते हैं अमाउंट को और एआरसी टेक ओवर कर लेती है, तो बैलेंस शीट इनकी इम्प्रूव हो जाती है। तो जब भी आप देखेंगे ये एनालिसिस मेंस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो राइट ऑफ का मामला ज़रूर आएगा, तो इसे नोट कर लें। अब ये न्यूज़ चाइना से है। ऑयल हिट्स 3 वीक हाई एज चाइना ईजेस कोविड रिस्ट्रिक्शंस। तो डिमांड एंड सप्लाई में अक्सर कन्फ्यूज़न होता है। इकोनॉमी जब आप पढ़ते हैं कि डिमांड एंड सप्लाई ही पूरा इकोनॉमी है, जब आप डिमांड एंड सप्लाई समझ लेंगे तो आपको सारी इकोनॉमी समझ में आ जाएगी। रेपो रेट, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, और ये उसी से रिलेटेड है। ये अच्छा एग्जांपल है कि जैसे क्या हुआ कि कोविड-19 रिस्ट्रिक्शन पहले थी चाइना में, ज़ीरो कोविड पॉलिसी के तहत बहुत ज़्यादा प्रोटेस्ट हुआ चाइना में, फिर जो डिमांड है वो भी कम हो गई, ग्लोबल डिमांड उसी की वजह से कम हो गई, तो प्राइसेस पे थोड़ा सा इम्पैक्ट आया कि डिमांड नहीं है तो प्राइसेस भी इतनी हाई नहीं हुई। लेकिन जैसे ही उन्होंने रिस्ट्रिक्शन को ईज कर दिया, थोड़ा सा ढिलाई बरती कि भाई वहाँ भी लोग प्रोटेस्ट जब कर रहे थे तो गवर्नमेंट ने थोड़ा सा नॉर्म्स को ईज कर दिया। ठीक है, तो वहाँ पर डिमांड बढ़ गई, तो जैसे डिमांड बढ़ गई तो सप्लाई भी अब उसको सपोर्ट करेगी, तो इसकी वजह से प्राइस हाई हो गए। ठीक है, डिमांड एंड सप्लाई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन इकोनॉमिक्स। अब ये न्यूज़ है रिन्यूएबल एनर्जी से। ग्रीन हाइड्रोजन में गेट $2 बिलियन इंसेंटिव। तो इंडिया जो है ग्रीन हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। दे आर पॉइज्ड टू बिकम रिन्यूएबल एनर्जी बिग इकोनॉमी। तो ग्रीन हाइड्रोजन उसका एक पार्ट है, तो उसको इंसेंटिव दिया जाने की बात हो रही है कि हो सकता है गवर्नमेंट ऐसा इंसेंटिव दे दे, जब आएगा तब देख लेंगे। लेकिन अभी इसमें एक डेटा है कि करंटली द कॉस्ट इन इंडिया टू प्रोड्यूस ग्रीन हाइड्रोजन इज 300 to 400 पर केजी। तो अगर ये इंसेंटिव मिलता है तो कॉस्ट रिडक्शन होगा, जो कि बहुत अच्छी बात है। अब हम इंडियन एक्सप्रेस में आ चुके हैं। ये फ्रंट पेज है, देखते हैं क्या इंपॉर्टेंट है, कुछ हटके है क्या द हिंदू से। जम्मू कश्मीर एक्सरसाइज ओवर ईसी स्टार्ट प्रोसेस फॉर डिलिमिटेशन ऑफ आसाम कॉन्स्टिट्यूएंसी। ये हमने देख लिया कि डिलिमिटेशन एक्सरसाइज हो रही हैं आसाम में, जो कि नॉर्मल रूटीन प्रोसेस है। डिलिमिटेशन कौन से आर्टिकल से आता है और
कौन सा बेस ईयर है डिलिमिटेशन के लिए, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट फैक्ट है। तो आर्टिकल 82 के तहत पार्लियामेंट्री डिलिमिटेशन होता है एक्सरसाइज, और 170 के तहत, आर्टिकल 170 के तहत ये स्टेट गवर्नमेंट डिलिमिटेशन होता है। और उसके कुछ बेस ईयर्स हैं कि अभी 1971 सेंसस फिक्स किया गया है कि जो पॉपुलेशन का जो बेसिस है डिलिमिटेशन का वो 1971 होना चाहिए टिल 2026। ठीक है, 2026 के बाद देखते हैं क्या इसमें रिव्यू होता है, लेकिन ये फिक्स किया गया है। लेकिन स्टेट गवर्नमेंट में ये 2001 सेंसस के तहत होता है, और स्टेट की अपोजिशन पार्टीज तो और भी ज़्यादा कह रही हैं कि ये 2001 नहीं 2011 सेंसस पे होना चाहिए। तो ये कुछ फैक्ट था इसी से रिलेटेड। बाकी हमने देख लिया था रशियन फाउंड डेड, और वाई गवर्नमेंट इन आरबीआई डिड नॉट टेल सुप्रीम कोर्ट, आरबीआई अपोज्ड की गवर्नमेंट पॉइंट्स ऑफ नोट बैन। तो नोट बैन की सुनवाई जो हो रही है, तो उसके तहत कुछ न कुछ डेली कमेंट्स यहाँ वहाँ आते रहते हैं, बट ये पुरानी बात हो गई, तो इतना इम्पोर्टेंट मुझे नहीं लगता कि अब ये रह गया है। बाकी कुछ भी इम्पोर्टेंट ऐसा नहीं है। ये दिस इज द रीजन व्हाई आई कवर ओनली 3 सेक्शन इन इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमी, एडिटोरियल और एक्सप्लेन्ड, और फ्रंट पेज भी मिस करना पड़ता है क्योंकि सब कुछ रिपीटिशन है। तो इकोनॉमी में हम आ गए हैं कि गोल्ड के प्राइस बढ़ गए भाई, 55 हो गए, 55,000 एक तोला, यानी कि 10 ग्राम की बात होती है यहाँ जब प्राइस हम कहते हैं गोल्ड के। रुपी भी 82 पहुंच गया, ऑयल 78.99, तो प्राइसेस ऑयल के भी बढ़ गए हैं। रीजन हमने देख ही लिया क्यों। मेटी बिकम्स नोडल मिनिस्ट्री फॉर ऑनलाइन गेमिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट। ऑनलाइन गेमिंग जो है उसकी नोडल मिनिस्ट्री क्या होती है, सारी देख रेख, सारे डिसीजन मेकिंग वही मिनिस्ट्री करेगी। ठीक है, और डायरेक्शन जो चेन ऑफ कमांड है जो पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में आप पढ़ते हैं गवर्नेंस में, वो एक ही जगह से आएगा, वो नोडल एजेंसी कहलाती है। तो नोडल मिनिस्ट्री कौन है, मेटी को बना दी गया। मेटी क्या है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, और ये मिनिस्ट्री भी लेटेस्ट मिनिस्ट्री है, पहले नहीं थी ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन जब हुआ था इनिशियल गवर्नमेंट में। ये मेटी को हाल ही में 2016 में अलग किया गया था मिनिस्ट्री ऑफ आईटी एंड कम्युनिकेशन से इसे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी बना दिया गया था। वैसे ये पूरी मिनिस्ट्री 1991 में इसका फॉर्मेशन हुआ था। ठीक, बाकी इकोनॉमी में ये न्यूज़ द हिंदू में भी थी, थोड़ी सी मिस हो गई कि गवर्नमेंट ट्विक्स जीएसटी रूल्स फॉर क्लेमिंग आईटीसी। आईटीसी क्या है, इनपुट टैक्स क्रेडिट, तो उससे रिलेटेड कुछ रूल बदले गए हैं कि टैक्स पेयर्स जो हैं जीएसटी के, दे विल रिक्वायर टू रिवर्स बाय नवंबर 30 द इनपुट टैक्स क्रेडिट क्लेम्ड इन द लास्ट फिस्कल। तो ये टेक्निकल है, थोड़ा सा इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इनपुट टैक्स क्रेडिट इंपॉर्टेंट है। वो क्या होता है कि जैसे आपने कुछ प्रोडक्ट बनाया, कुछ स्टेज है प्रोडक्ट फॉर्मेशन की, 1 2 3, तो उसमें अगर आपका जो इनपुट लग रहा है किसी रॉ मटेरियल फिनिश प्रोडक्ट बनाने में, और वो इनपुट भी उसमें भी टैक्स देना पड़ रहा है आपको, जैसे कुछ ऑटो पार्ट खरीदा आपने रेडीमेड और उसमें आपने जीएसटी पे किया है, और वो ऑटो पार्ट बना के कुछ और बड़ा प्रोडक्ट बना रहा है, तो जो टैक्स ऑलरेडी आप पे कर चुके हैं, तो फिनिश प्रोडक्ट में आप इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकते हैं। यही है आईटीसी। और ये आज का एक्सप्लेन सेक्शन, चाइना वेस्ट G20 अपॉर्चुनिटीज एंड कंसर्न्स, और ये दूसरा वाला द ईयर दैट बिड एड्यू भी कह सकते हैं, या बिड ए रिवोयर टू हाइपर ग्लोबलाइजेशन। ये दोनों ही आर्टिकल में एक्सप्लेन करने जैसा कुछ नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ ऐसे राइटिंग। निबंध के लिए ये इंपॉर्टेंट आर्टिकल है, तो समझाने जैसा कुछ नहीं है। एडिटोरियल पेज वर्ल्डली वाइज से हम शुरू करते हैं। वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज ऑफ द इनकॉम्पिटेंट, इसाक एसिमोव। इंपॉर्टेंट है ये, यही सीधा सीधा आपका एथिक्स में क्वेश्चन फ्रेम हो जाते हैं ऐसे ही। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट कोट है, ऐसे भी इस पे लिखा जा सकता है। तो ऐसे आर्टिकल, ऐसे जब कोटेशन कहीं आप पढ़ते हैं तो उसे लिख लिया करें कि जब हम नॉर्मली वायलेंस के ऊपर अब क्या लिखते हैं, गांधी जी लिखते हैं, गांधी जी कहते थे नॉन वायलेंस नहीं होना चाहिए, इट्स एक्ट ऑफ कोवर्डाइज।
जो कायर होते हैं उनकी निशानी है। नॉन वायलेंस जो है वर्च्यू है एक महान इंसान का। तो थोड़ा सा हटके भी आप कोटेशन दे सकते हैं कि वायलेंस इज द लास्ट रिफ्यूज, लास्ट रिसोर्ट है ये किसका, इनकॉम्पिटेंट इंसान का। जब वो किसी से भी आप बहस करते हैं, जब आर्गुमेंट करते हैं और वो आर्गुमेंट में इतना परिपक्व मैच्योर नहीं होता है, उसको समझ में नहीं आता क्या जवाब दें, लॉजिक से इलॉजिक हो जाता है, तर्क विहीन हो जाता है, तब ये वायलेंट हो जाते हैं थोड़ा कई लोग। आप किसी से ही बात करेंगे तो नॉर्मल डे टू डे कन्वर्सेशन में भी लोग वायलेंट हो जाते हैं, तो वो इनकॉम्पिटेंट लोगों की निशानी होती है। दे आर नॉट कैपेबल टू आर्ग्यू वेल इन फ्रंट ऑफ यू और इवन यू ऑल्सो। ठीक है, मैं और आप भी ऐसा कर सकते हैं, हम भी परफेक्ट नहीं है। तो अगला है ज़ेलेंस्की कॉलिंग। इतना इंपॉर्टेंट एडिटोरियल नहीं है, क्या समझाएं इसमें। ज़ेलेंस्की ने पीएम मोदी को कॉल किया, यूके रशिया वॉर की चर्चा हुई। सुटेबल ऑफिसर फॉर पॉलिसीज टू बी बेटर इम्प्लीमेंटेड इन मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, आईएएस ऑफिसर्स मस्ट बी बेटर इक्विप्ड। यस, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट आर्टिकल, वी विल कवर दिस। आरसी भार्गवा द्वारा लिखा गया है ये। तो इस एडिटोरियल को समझने से पहले एक्सक्यूज मी, ये बात समझनी होगी आपको कि आईएएस ऑफिसर ही नहीं, पूरी जो ब्यूरोक्रेसी है वो किस तरीके से काम करती है। थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन उस बारे में कि आईएएस ऑफिसर या ब्यूरोक्रेसी जो है वो पॉलिसी फॉर्मुलेशंस अलॉन्ग विथ पॉलिसी इम्प्लीमेंटेशन, ये दोनों काम करती है। पॉलिसी फॉर्मुलेशन में ये सजेस्ट करते हैं गवर्नमेंट को, ठीक है, सारे इनपुट्स वगैरह, डेटा गैदरिंग और भी जो ऑप्शंस हैं वो सजेस्ट करते हैं, पॉलिसीज फ्रेम होती हैं, फिर उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो होती है इन्हीं आईएएस ऑफिसर्स की होती है। और जो लोअर सबऑर्डिनेट सिविल सर्विस स्टेट में, उसके ओवरऑल मॉनिटरिंग वगैरह या गाइडेंस देते हैं। तो आईएएस ऑफिसर्स का रिफॉर्म की चाहे बात करें और स्पेसिफिकली ये मैन्युफैक्चरिंग के बारे में आर्टिकल है, उसे कैसे रिवाइव किया जाए, तो ये दोनों तरीके से ही आर्टिकल बहुत ही अच्छा है। तो जब हम बात करें ब्यूरोक्रेसी की, तो ब्यूरोक्रेसी में सबसे बड़ा इशू क्या है, रेड टेपिज्म। रेड टेपिज्म क्या होता है, लाल फीता शाही। कोई भी फाइल, कोई भी प्रपोजल जो गवर्नमेंट ऑफिस में अटक जाता है क्योंकि कोई किसी से खुश नहीं है, किसी इनिशिएटिव को लेके, फंडिंग को लेके, या फिर जो भी ये पॉलिटिकल प्रेशर है, इसकी वजह से रेड टेपिज्म होता है ब्यूरोक्रेसी में। दूसरा करप्शन, तो आप जानते ही हैं कितना है, रैम्पेंट करप्शन। फिर राइट मैन फॉर द राइट जॉब, ये पर्सनल एडमिनिस्ट्रेशन का जो इशू है वो इसमें है कि जो भी इम्पोर्टेंट जगह होती हैं, जिस जगह पर जिस इंसान को जो भी हाईली स्किल्ड है वो वहाँ पे अपॉइंट नहीं किया जाता, या किया भी जाता है तो उसे फिर रिमूव कर लिया जाता है। ठीक, जैसे आप फॉर एग्जांपल नारकोटिक्स वाला जो मामला था आयरन खान का, मुंबई में ड्रग पेडलर्स के साथ वो पकड़ा गया था, जिस तरीके से उस पूरे केस की हैंडलिंग हुई, आप समझ जाएं कैसे ऑफिसर अपॉइंट होते हैं, कैसे उनको रिमूव किया जाता है। तो राइट मैन फॉर द राइट जॉब पाना बहुत मुश्किल होता है। फिर पॉलिटिकल इंटरफेरेंस तो ऑलरेडी है ही। और आईएएस इज अ जनरल पोस्ट, जर्नलिस्ट कहलाते हैं, जर्नलिस्ट, कि भाई किंग ऑफ ऑल, जैक ऑफ ऑल लर्न, कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड किंग्स ऑफ नन। उनको स्पेसिफिकली कोई भी आइडिया नहीं होता है किसी पर्टिकुलर स्किल के बारे में। अब वो गवर्नर हैं हमारे शशिकांत दास जी, वो हिस्ट्री से उन्होंने पोस्ट ग्रेजुएट किया था और सिविल सर्विस निकाली थी, अब वो इकोनॉमी संभाल रहे हैं। दो ही इज़ वेरी वेल कॉम्पिटेंट, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग दैट, लेकिन ये एग्जाम्पल है कि किसी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से कोई अगर इशू है तो स्किल्ड इंसान को स्किल बेस्ड अपॉइंटमेंट होने चाहिए। तो ये थोड़ा सा बैकग्राउंड था आईएएस में क्या पूरे सिस्टम में क्या इशू है। अब चलते हैं एडिटोरियल में। तो ये कह रहे हैं कि मेक इन इंडिया, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की पॉलिसी जो मोदी गवर्नमेंट ने लॉन्च की, बहुत सही इनिशिएटिव था। रैपिड ग्रोथ मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की, उसमें बहुत डिज़ायर्ड थी कि वो अगर ग्रो करेगी तो पॉवर्टी और एम्प्लॉयमेंट जैसी सिचुएशन दूर होगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। बहुत सारे उसके भी अड़चने हैं, वो किसी और दिन देखेंगे। इन्वेस्टमेंट सेक्टर में इनएडिक्वेट बना रहा, और जो पॉलिसी है वेल इंटेंशन थी लेकिन एक्सीलेंट थी, लेकिन उनका इम्प्लीमेंटेशन
इतना अच्छा नहीं हो पाया कि डिजायर्ड रिजल्ट मिले। ठीक, अब डेवलपमेंट स्ट्रेटेजीज प्लान्स फॉर इम्प्लीमेंटेशन एग्जीक्यूशन इज डन बाय इंडिविजुअल। अब कोई इंसान ही है जो इन चीज़ों को इम्प्लीमेंट करता है, अब वो इंसान है यहाँ पे आईएएस, ये मेन फोकस है। तो बढ़ते हैं आगे। तो रीजन कुड बी इनएडिक्वेट नॉलेज, जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे हैं उनको अच्छी जानकारी नहीं है, स्किल नहीं है, लैक ऑफ मोटिवेशन है कि क्यों करें भाई हम ऐसा, है ना, हम ही क्यों। इन्वायरमेंटल कंस्ट्रेंट्स हैं, अच्छा वर्क कल्चर नहीं है, वीक सुपरविजन है, और मॉनिटरिंग जो उनको देख रेख करने वाले हैं वो भी इतने सही नहीं है। वाइल द पॉलिटिकल लीडरशिप लेज डाउन द विजन, रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर ट्रांसलेटिंग दीज इनटू ग्राउंड रियलिटीज इज मेनली ऑन आईएएस ऑफिसर्स। और आईएएस ऑफिसर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है सबऑर्डिनेट सिविल सर्वेंट को मोटिवेट करना, स्किल करना। तो इफ पॉलिसीज आर टू बी मोर इफेक्टिव, आईएएस ऑफिसर नीड टू बी बेटर इक्विप्ड। उनको भी बहुत सुधार करने होंगे अपने आप में, पूरे सिस्टम में। तो रिक्रूटमेंट प्रोसेस तो यूपीएससी के थ्रू होता ही है, और आप पढ़ाई कर रहे हैं तो वो हाई क्वालिटी है, नो डाउट। लेकिन वहां पहुंचने के बाद ऐसा क्या हो जाता है कि सब कुछ बदल जाता है। दे शुड स्पेशली बी अवेयर ऑफ वेरियस वेज इन विच दीज एड टू और रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। तो उनको ये बात पता होनी चाहिए मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड क्या कॉस्ट है, क्या इस पे लॉस है, इससे फायदा क्या होगा, ये सब की जानकारी ओवरऑल होनी चाहिए। इट्स अ वेरी जर्नलिस्टिक पॉइंट। फिर यह है कि वाइल पॉलिसीज आर लार्जली डन इन दिल्ली, इम्प्लीमेंटेशन डन इन स्टेट्स। पॉलिसी फॉर्मुलेशन तो नीति आयोग जैसे फॉर एग्जांपल वहां पे होता है, लेकिन उसका इम्प्लीमेंटेशन तो स्टेट्स में होगा। मैनी ऑफ द लॉज एंड प्रोसीजर्स वर बेस्ड ऑन द सस्पिशन ऑफ प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रियलिस्ट। जो भी लॉज बनाए जाते हैं प्राइवेट सेक्टर को ध्यान में रख के बनाए जाते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट उसमें ज़्यादा फायदा ना उठाए, जनता का नुकसान ना हो। तो ये भी एक तरीके से कंस्ट्रेंट ही है। फिर सिस्टम ऑफ चेक्स एंड बैलेंस, जो ब्रिटिश एरा से हमारी जो लेगेसी है ब्रिटिश रूल की, उससे एक डिस्ट्रस्ट होता है, अविश्वास सा सिविल सर्वेंट्स, और फिर वो क्या होता है उसकी वजह से प्रोसीजर में डिले हो जाता है। वही रेड टेपिज्म की मैंने बात की है ना, करेक्ट पेपर वर्क जो है वो रिजल्ट प्रोड्यूस नहीं कर पाता। फिर रिजल्ट क्या होता है, लॉन्ग डिले, हाई कॉस्ट एंड लॉस ऑफ कॉम्पिटिटिवनेस। फिर सिलेक्शन ऑफ ऑफिसर्स कुड बी मेड आफ्टर दे हैव कंप्लीटेड अराउंड 10 years ऑफ सर्विस। तो ये कह रहे हैं कि सिलेक्शन जो ऑफिसर्स का हो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में या किसी भी सेक्टर में जो इम्पोर्टेंट है, उसमें 10 साल का अनुभव कम से कम हो। और सही बात भी है, जो नॉर्मल कलेक्टर डिस्ट्रिक्ट में बनाए जाते हैं आईएएस ऑफिसर, और 7 साल का एक्सपीरियंस इन जनरल देखा जाता है, और इम्पोर्टेंट प्लेसेस में तो 10 साल का अनुभव ज़रूरी है। ठीक है, और उनको जो पोस्टिंग वगैरह हो उनको ध्यान दिया जाए कि वो ज़्यादा नॉलेज गेन कर ले, एक्सपीरियंस गेन कर ले। फिर एक विंग बनाई जा सकती है डीओपीटी में, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। तो वो कह रहे हैं कि ऐसा सिलेक्शन हो जो स्किल इम्पार्ट करे, मैनेज करे उनका करियर ग्रोथ, वो डायरेक्टली रिपोर्ट करे प्राइम मिनिस्टर को, तो वो पॉलिटिकल जो प्रेशर है दूसरा, उससे उनको इंसुलेट किया जा सके। फिर ये कह रहे हैं कि इश्यूज रिलेटेड टू प्रमोशन एंड पोस्टिंग्स दैट हैज़ प्रिवेंटेड राइट मैन फ्रॉम बीइंग पोस्टेड इन द राइट जॉब, ये सब चीज़ें में भी सुधार होना चाहिए। फिर इनकी जो सैलरी वगैरह है उसमें भी इम्प्रूव करें, उसको अट्रैक्टिव बनाएं, और उसे डी लिंक करें सैलरी स्केल फ्रॉम जॉब रिस्पॉन्सिबिलिटी से। तो इससे भी मोटिवेशन ओवरऑल बनेगा। तो मैंने जैसे स्टार्ट किया इस एडिटोरियल को, ओवरऑल जो प्रॉब्लम है, मैलेज है पूरे सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन में, अगर आप वो समझ रहे हैं तो ये आर्टिकल आपके लिए केक वॉक है। ये पूरा एडिटोरियल आपको ऐसे ही हेडलाइन पढ़ के ही समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये मेन जो ब्यूरोक्रेसी का इशू है उसे थोड़ा सा अपने एक्सपीरियंस से खुद से, जो मैंने टर्म्स यूज़ किए आज उनको आप नोट कर लें, और एग्ज़ाम में भी मेंशन करेंगे तो बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे। अब द हिंदू से एडिटोरियल कवर करेंगे आज, अ रीटेलिंग ऑफ इंडियन माइग्रेंट वर्कर्स फ्लाइट। ठीक है, बाकी कोविड के बारे में था ये, तो सब जानते ही हैं, न्यूज़ में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन मिल ही जाती है। फिर चाइना की कोविड स्ट्रेटजी है, तो इतना इम्पोर्टेंट नहीं, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, इसे देखते हैं। तो ये एडिटोरियल है माइग्रेशन के बारे में। ठीक है, माइग्रेंट्स की क्या सिचुएशन है इस समय पूरे वर्ल्ड में, खासकर इंडियन माइग्रेंट्स की। ठीक है, तो कोई भी एडिटोरियल शुरू होता है किसी बैकग्राउंड से, इंट्रोडक्शन, फिर किसी फैक्ट डेटा
उससे ये पूरे आर्टिकल की शुरुआत करते हैं और अपने आर्गुमेंट रखते हैं, प्रॉब्लम बताते हैं क्या क्या हो रही है, फिर लास्ट में सॉल्यूशन देते हैं, कंक्लूड करते हैं। तो वैसे ही है ये कि इंटरनेशनल माइग्रेंट डे 18 दिसंबर को मनाया जाता है हर साल, और इसे देखना होगा कोविड-19 पेंडेमिक से जो सिचुएशन पैदा हुई, उसके साथ साथ तालिबान टेक ओवर ऑफ अफगानिस्तान, यूक्रेन वॉर, वर्सनिंग पॉवर्टी, क्लाइमेट चेंज, ये सब चीज़ें थी लार्जर इश्यूज विच गवर्न द माइग्रेशन पैटर्न इन द होल वर्ल्ड। तो डेटा ऑन माइग्रेशन क्या है कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ माइग्रेशन IOM विच इज बेस्ड इन लंदन, लंदन में इसका हेडक्वार्टर है, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन है ये। ये कह रहे हैं कि 281 मिलियन इंटरनेशनल माइग्रेंट्स ग्लोबली रिकॉर्ड किए गए 2020 में, नियरली 2/3 बीइंग लेबर माइग्रेंट्स। तो दो तरह के माइग्रेंट्स होते हैं ना, एक स्टडी वगैरह करने के लिए, ठीक है, वाइट कॉलर जॉब, फिर ये जो लेबर्स हैं ब्लू कॉलर जॉब, ये 2/3 रिकॉर्ड किए गए। तो लार्जर पूल ऑफ माइग्रेंट्स साउथ एशिया से, जैसा हमें एक्सपेक्टेड है, 40% है ये नियरली। फिर माइग्रेशन इज नॉट यूनिफॉर्म, ट्रेंड भी इन्होंने बताया कि कुछ यूनिफॉर्म नहीं है, बहुत सारे जो फैक्टर्स हैं दे गवर्न दी माइग्रेशन, जैसे इकोनॉमिक, जियोग्राफिक, डेमोग्राफिक एंड अदर फैक्टर्स। फिर इन्होंने कुछ डेटा दिया है कि केसेस कुछ आए, अराउंड 300 इंजीनियर्स, इंडियन इंजीनियर्स तमिलनाडु के, वो ट्रैफिकिंग हुई उनकी म्यांमार में क्रिप्टो स्कैम को लेकर। फिर एक 20 नर्स के बारे में है ये कि उन्हें ट्रैफिक किया गया UAE में फॉर फेक जॉब ऑफर्स। तो इस तरह की स्टोरी भी ब्रेकआउट होती है। फिर केरला गवर्नमेंट का डेटा है कि 1.5 मिलियन उन्होंने जॉब गंवा दी अपनी पैंडेमिक में, और किसी को भी, ठीक है, प्रॉपर प्लान जो है सरवाइव करने का कोई आइडिया नहीं था, और ये सब सिचुएशन देखने को मिली। अनफॉर्चुनेटली डिस्पाइट दिस, इंडिया बीइंग द लार्जेस्ट माइग्रेंट सेंडिंग एंड रेमिटेंस रिसीविंग कंट्री, इंपॉर्टेंट फ्रेज है कि माइग्रेशन हमारे यहाँ से सबसे ज़्यादा होता है, और उनका जो रेमिटेंस है, उनसे जो पैसे हमें आते हैं कंट्री में, जो वापस भेजते हैं वो अपने परिवारजनों को, वो रेमिटेंस सबसे ज़्यादा ही इस कंट्री के द्वारा रिसीव होता है। लेकिन द वेलफेयर ऑफ इंडियन माइग्रेंट्स अब्रॉड कोई प्रायोरिटी इतनी गवर्नमेंट की, पॉलिसी मेकर्स की नहीं है। दिस इज द रियल पॉइंट ऑफ द एडिटोरियल, ठीक। और अभी किस तरीके से ये मैनेज होता है, इमिग्रेशन एक्ट ऑफ 1983, उससे ये पूरा सिस्टम गवर्न होता है अब्रॉड में जो इंडियन माइग्रेंट्स हैं, लेकिन उसको अपडेट करने की किसी ने सोची भी नहीं, ठीक है, 40 सालों में। और एक इमिग्रेशन बिल है कोई रोबस्ट इस तरीके का अभी पार्लियामेंट में पास नहीं हुआ, ना उस पर चर्चा होती है। बहुत सारी इश्यूज हैं, जैसे कफाला सिस्टम की बात की इन्होंने, इंपॉर्टेंट है, ये प्रीलिम में आ सकता है। कफाला सिस्टम इज रिलेटेड टू व्हाट, ये स्पॉन्सरशिप प्रोग्राम है। जैसे कोई माइग्रेंट कहीं जाता है अरब कंट्रीज में, ये अरब कंट्रीज में देखने को मिलता है, तो वहाँ पे जिसके यहाँ वो काम कर रहा है वो उसे स्पॉन्सर करता है, फिर वो कहीं भी जाएगा उसका डेटा वगैरह, उसके डॉक्यूमेंट्स वगैरह उसके द्वारा रिलीज होते हैं, वो फिर सर्टिफिकेट देगा, एक तरीके से वो उससे बंध जाता है। फिर और क्या है अब कि जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट, जो वेजेस वगैरह जो देने चाहिए वो भी ढंग से नहीं मिलते टाइम पे, उन्हें प्रताड़ित किया जाता है, एक्सप्लॉइट किया जाता है। तो जस्टिस फॉर वेज थेफ्ट एक तरीके का एक कैंपेन चल रहा है ऑल ओवर द वर्ल्ड, ठीक। सिविल सोसाइटी, साउथ एशियन कंट्रीज है, वहाँ पर स्कॉलर्स, माइग्रेंट एक्टिविस्ट ये उसे लीड कर रहे हैं। फिर ये कह रहे हैं कि रिकरिंग प्रॉब्लम्स क्या क्या है वहाँ, इरेगुलर पेमेंट है, पुअर वर्किंग कंडीशन है, नेगेशन ऑफ लेबर राइट्स है। अभी कतार में वर्ल्ड कप, फीफा वर्ल्ड कप 2022 हुआ, वहाँ पे भी जब स्टार्ट हुआ तो प्रोटेस्ट देखने को मिल रहे थे कि जो माइग्रेंट्स हैं, जो वहाँ पे लेबरर्स हैं, उनकी कंडीशन बहुत ख़राब थी, उनको वेजेस नहीं दिए गए, कई लोगों की डेथ भी हो गई पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़े करने में, और फिर ट्रांसपेरेंट जुडिशियल सिस्टम भी नहीं है वहाँ उनके फेवर में। फिर इन्होंने कहा कि विमेन वर्कर्स, इंडियन नर्सेज एंड केयर गिवर्स हैव बीन वर्किंग इन मोस्ट वोलेटाइल कंट्रीज सच एज इराक, सीरिया, लीबिया, दे शुड ऑल्सो बी फोकस्ड अपॉन, ठीक है। देयर हैज टू बी, गवर्नमेंट शुड कॉम्प्रिहेंसिवली असेस द सिचुएशन, जो सिचुएशन है माइग्रेंट वुमेन की, और उसको असेस करना होगा, और वुमेन सेंट्रिक राइट बेस्ड पॉलिसीज फ्रेम करनी होगी, और पेंडेमिक से जो इशू निकल कर आए उसे भी रिव्यू करना होगा, ठीक है। जो वर्ल्ड की वल्नरेबिलिटीज थी, मिजरीज थी इंटरनेशनल माइग्रेंट लेबर की, उसको ध्यान में रख के पॉलिसीज बनानी होंगी, और ऑफ कोर्स
एक इमिग्रेशन बिल 2021 को पास करना होगा, इन्होंने सॉल्यूशन दिया। तो इसी के साथ हम रैप अप करते हैं आज का न्यूज़पेपर डिस्कशन विद एडिटोरियल एनालिसिस। पसंद आया हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और जो भी इशू आपको समझ में नहीं आया हो तो कमेंट करके पूछें। आई विल रिप्लाई यू in the comment box. Thank you so much. Have a wonderful day.